गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ज्योति आपकी जूलॉजी की फैकल्टी। हमने हमारी यूनिट में जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो क्या है, हमारा पाचन की कार्य की गुहा का पाचन हम पढ़ चुके हैं। और अमाशय में भी हम जो पाचन के बारे में है वो हम कुछ हद तक स्टडी कर चुके हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो अमाशय होता है, ये हम अगर इसका डायग्राम देखें, ये क्या हुआ, अमाशय का डायग्राम है। जो मनुष्य है उसमें अमाशय कैसा होता है, जे शेप का अमाशय पाया जाता है। और जो अमाशय होता है उसके तीन भाग होते हैं, कॉर्डिक, फंडिक और पायरोलिक। तीन भाग कौन कौन से हो गया, कॉर्डिक भाग, फंडिक भाग और पायरोलिक भाग। जो कॉर्डिक भाग होता है उस पर वो किससे जुड़ा हुआ होता है, ये ईसोफेगस से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर ईसोफेगस और कॉर्डिक भाग के बीच में भी क्या पाई जाती है, एक अवरोधनी पाई जाती है। ये अवरोधनी क्या करती है, ये अवरोधनी जब भोजन यानी कि मुख गुहा के बाद ईसोफेगस से अमाशय में आ जाता है तो उसको वापस से मुख गुहा में जाने से रोकने का कार्य करती है। ठीक है, इसी तरीके से एक अवरोधनी कहाँ पाई जाती है, पायरोलिक भाग की तरफ पाई जाती है। अब जो पायरोलिक भाग होता है अमाशय का, वो आगे किससे जुड़ा हुआ होता है, आंत्र से जुड़ा हुआ होता है। तो ये एक तरीके से क्या होती है कि जब ये अवरोधनी खुल जाती है, यानी कि जब भोजन का कहाँ पर अमाशय में पाचन हो जाता है, तो अमाशय में पाचन के पश्चात जो भोजन है वो धीरे धीरे कहाँ जाता है, आंत्र में। तो भोजन जब पचित होने के बाद आंत्र में चला जाता है तो उस भोजन को वापस से किसमें, अमाशय में आने से रोकने का कार्य कौन करता है, पायरोलिक अवरोधनी करती है। तो इस तरीके से ये दोनों क्या पाई जाती हैं, अवरोधनी या स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं जो कि भोजन को वापस दूसरे अंग में जाने से रोकने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अमाशय यानी कि स्टमक के तीन भाग हुए, कॉर्डिक भाग, फंडिक भाग और पायरोलिक भाग। अब जैसे कि हमने देखा कि मुख गुहा में भोजन का पाचन हुआ तो भोजन क्या कहलाता था, मुख गुहा में पचित होने के पश्चात भोजन कहला रहा है बोलस। ठीक है, कहाँ पर, मुख गुहा में। मुख गुहा में जब भोजन का पाचन होता है, और एक चीज़ और, मुख गुहा में पाचन भी केवल किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट पदार्थों का ही पाचन होता है। अब भोजन मुख गुहा से कहाँ आता है, ईसोफेगस में, और ईसोफेगस से कहाँ आता है, अमाशय में आता है। अमाशय में भोजन मुख गुहा से किसके माध्यम से आता है, क्रमाकुंचन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आता है। कैसे आएगा, धीरे धीरे क्रमाकुंचन गतियों के माध्यम से कहाँ आता है, अमाशय में आता है। जैसे ही भोजन कहाँ आएगा, अमाशय में आता है, तो यहाँ पर क्या होता है, गैस्ट्रिक जो जठर कोशिकाएं होती हैं, वो जठर कोशिकाएं भोजन के अमाशय में आने पर जठर रस के स्रवण को उद्दीप्त करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, गैस्ट्रीन हार्मोन, जो गैस्ट्रीन हार्मोन होता है उसका स्रवण होता है। और ये गैस्ट्रीन हार्मोन अमाशय में क्या करता है, अमाशय में आकर जठर रस के स्रवण को उद्दीप्त करता है। कि जैसे क्या होता है, कभी कभी भूख लगती है, यानी कि भोजन को देख के भी क्या होता है कि मुख में लार क्या आ जाती है, मुख में लार का स्रवण लग जाता है। इसी तरीके से कि जैसे भोजन कहाँ से, मुख गुहा से भोजन में आया, तो भोजन के मुख गुहा से अमाशय में आने पर जठरस का स्रवण होना चाहिए। तो वो कब स्रवित होता है, जब गैस्ट्रीन हार्मोन जठर की कोशिकाएं जो होती है, ये किसके द्वारा सिक्रेट हो रहा है, जठर कोशिकाओं के द्वारा। तो जठर कोशिकाएं गैस्ट्रीन हार्मोन का स्रवण करती हैं, और ये गैस्ट्रीन हार्मोन क्या करता है, जो अमाशय होता है उसके म्यूकोसा या हम कहें श्लेष्म जो स्तर होता है, उस स्तर को भोजन के जो जठरीय रस हैं उनके स्रवण के लिए उद्दीप्त करने का कार्य करता है। अब कुछ ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं, या हम कहें कुछ ऐसे पेय पदार्थ होते हैं, जैसे हम बात करें सूप, कोई भी मीट सूप है या नॉर्मल सूप है, या हम कहें कि कोई भी कैफीन युक्त पदार्थ है, चाय कॉफ़ी हुआ, अल्कोहल हुआ, यानी कि एक तरीके से कहें कुछ लिक्विड जो जूस होते हैं,
ये लिक्विड जूस भी क्या करते हैं कि जब भोजन यानी कि लिए जाते हैं तो ये भी अमाशय में क्या करते हैं, जठर रस के स्रवण को उद्दीपित करते हैं। तो इस तरीके से इनको किन किन को, जैसे अगर हम बात करें सूप है, मदिरा या हम कहें जिसे शराब है, या कैफीन युक्त पेय पदार्थ है, ये पदार्थ क्या काम करते हैं, ये एज ए एपेटाइटिक जूस के रूप में, एपेटाइट भूख बढ़ाने वाले पदार्थ ये जूस के रूप में कार्य करते हैं। जैसे क्या होता है कि हम कहीं बाहर जाके होटल में जाके सूप पी रहे हैं या घर पे सूप पी रहे हैं, तो इससे क्या होती है, हमें भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, एज ए एपेटाइटिक जूस के रूप में कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है, जठर रस का स्रवण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद अब अगर हम देखें जो अमाशय होता है, अमाशय के हमने 3 भाग है देखिए, कॉर्डिक, फंडिक, पायरोलिक। तो ये जो तीनों भाग है, इन तीनों भाग में क्या पाई जाती हैं, कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, और उन ग्रंथियों के द्वारा कुछ हार्मोन्स का और कुछ एंजाइम्स का क्या किया जाता है, स्रवण किया जाता है। तो जैसे कि हम देखें जो अमाशय है उसमें 3 प्रकार की ग्रंथि होती है, कॉर्डियक ग्रंथि, फंडिक ग्रंथि और पायरोलिक ग्रंथि। जो कॉर्डियक ग्रंथि होती है, इसकी जो कोशिकाएं होंगी या हम कहें ये जो ग्रंथियां होती हैं वो कैसी होती है, नलिकाकार आकृति की होती है। और इस कॉर्डिक भाग के द्वारा क्या किया जाता है, श्लेष्म का स्रवण किया जाता है। जो फंडिक भाग होता है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो स्तंभाकार होती हैं, यानी कि जो फंडिक ग्रंथियां हैं वो कैसी होंगी, स्तंभाकार आकृति की होती है। और इसमें भी 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, मुख्य कोशिका या जिनको हम केंद्रीय कोशिका या जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं, ये जो एंजाइम है, कौन कौन से एंजाइम, पेप्सिन, रेनिन, जठरीय लाइपेज, इनके स्रवण का कार्य करती है। तो मुख्य कोशिकाएं क्या करती हैं, कौन कौन से एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं, पेप्सिन का, रेनिन का और जठरीय लाइपेज का स्रवण किया जाता है। जो पैराइटल कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें ऑक्जेंटिक कोशिकाएं भी कहा जाता है, ये ऑक्जेंटिक कोशिकाएं किसका स्रवण करती हैं, HCl का स्रवण करती हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो अमाशय होता है, अमाशय में भोजन का पाचन कैसा होता है, अम्लीय माध्यम में पाचन होता है। तो वो अम्लीय माध्यम में पाचन किसकी वजह से होता है, HCl की वजह से। और वो HCl किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, पैराइटल या ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। अब इसके बाद जो पायरोलिक भाग होता है, वो पायरोलिक भाग क्या करता है, पेप्सिन और कुछ मात्रा में, यानी कि बहुत कम मात्रा में पेप्सिन और श्लेष्म का स्रवण करता है। तो इस तरीके से अमाशय के जो विभिन्न भाग होते हैं, ये भाग क्या कर रहे हैं, अलग अलग एंजाइम्स और श्लेष्म का स्रवण करने का कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भोजन होता है वो क्या हो जाता है, और पचित अवस्था में हो जाते हैं, यानी कि भोजन का यहाँ और पाचन होता है। अब अगर हम देखें तो जैसे कि हमने देखा जो मुख गुहा होती है, मुख गुहा में भोजन का, या हम कहें मुख गुहा में भोजन का सबसे पहले जो पाचन स्टार्ट होता है वो किसका स्टार्ट हुआ था, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हुआ था। यानी कि सबसे पहले जो पचित होने वाला पदार्थ था वो कौन सा था, कार्बोहाइड्रेट था। अब जब हम अमाशय में देखते हैं तो अमाशय में कौन कौन पाया जा रहा है, पेप्सिन, और क्या पाया जा रहा है, रेनिन, साथ के साथ क्या पाया जा रहा है, लाइपेज, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, जठरीय लाइपेज। ठीक है। जो 3 पदार्थ हैं जो कि क्या हो रहे हैं, हमारे इससे स्रवित हो रहे हैं, कौन कौन सा हुआ, पेप्सिन, रेनिन और जठरीय लाइपेज। जो पेप्सिन होता है ये भी कैसा होता है, निष्क्रिय। रेनिन ये भी कैसा होता है, निष्क्रिय होता है। जो पेप्सिन होता है ये पेप्सिनोजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, ऐसे यानी कि अलग अलग 4 प्रकार के पेप्सिनोजन के रूप में ये पाया जाता है। जो रेनिन होता है वो भी कैसा होता है, प्रोरेनिन के रूप में पाया जाता है।
इन एंजाइम्स को एक्टिव करने का जो वर्क है वो किसके द्वारा किया जाता है, HCl के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो पैराइटल कोशिकाएं होती हैं, पैराइटल कोशिका क्या कर रही है, HCl का स्त्रवण कर रही है। और HCl का कार्य क्या हुआ, ये HCl एक तो अमाशय में भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करता है, ठीक है। सेकेंडली वो क्या करता है, जो भी निष्क्रिय जठरीय रस में जो भी निष्क्रिय एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम्स को क्या कर रहा है, सक्रिय बनाने का काम भी करता है। और साथ के साथ ये क्या करता है, जो अमाशय में भोजन आया है उस अमाशय को अम्लीय माध्यम में पचित करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर HCl की वजह से जो पेप्सिन एंजाइम है ये किस रूप में पाया जाता है, पेप्सिनोजन। इसको किस में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन में, ठीक है। ये कैसी है, निष्क्रिय या हम कहें अक्रिय प्रकार का है। HCl ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सक्रिय में। और ये पेप्सिन किस पे कार्य करता है, ये कार्य करता है प्रोटीन पर, ठीक है। तो पेप्सिन जो होगा वो किस पे कार्य करता है, प्रोटीन पर। तो हम देखें जो अमाशय है, अमाशय में किसका डाइजेशन होगा या किसका पाचन प्रारंभ होता है, प्रोटीन का पाचन या प्रोटीन के पाचन की जो क्रिया है वो कहाँ प्रारंभ हो जाती है, अमाशय में प्रारंभ हो जाती है। किसके माध्यम से होती है, पेप्सिन के माध्यम से होती है। लेकिन अमाशय में प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है, यानी कि कुछ मात्रा में ही यहाँ पर पाचन की क्रिया होगी। यहाँ पर प्रोटीन पचित होकर पेप्टोन्स या पेप्टाइड के रूप में पचित हो जाता है। यहाँ पर पेप्सिन की वजह से प्रोटीन इसमें पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स के रूप में पचित होता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें जो रेनिन होता है, ये रेनिन क्या करता है, ये रेनिन किस रूप में पाया जाता है, ये पाया जाता है प्रोरेनिन के रूप में, जो कि कैसा होता है, निष्क्रिय होता है। यानी कि इसकी रेनिन की निष्क्रिय अवस्था कौन सी होती है, प्रोरेनिन होती है। प्रोरेनिन पर जब HCl की क्रिया होगी, यानी कि ये प्रोरेनिन किस में बदलता है, एक्टिव फॉर्म रेनिन में बदलता है। इसको कीमोरेनिन भी कहा जाता है। ये भी क्या करता है, ये जो रेनिन होता है ये दूध में उपस्थित प्रोटीन का ये रेनिन किसमें, दूध में उपस्थित जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। तो इसलिए रेनिन को दूध से दही जमाने वाला एंजाइम्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये दूध में क्या कर रहा है, दूध में जो प्रोटीन है उसको पचाने का कार्य करता है। तो इसको कैसिनोजन भी कहते हैं। तथा ये क्या करता है, ये दूध में जो प्रोटीन होता है वो घुलनशील होता है, उसको किसमें, क्रीमो जो हम कह सकते हैं कीमोपेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और वो जो होता है वो क्या है, अघुलनशील प्रकार का एंजाइम होता है। तो दूध को दही में जमाने वाला एंजाइम किसे, रेनिन को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो पाचन हो रहा है वो किसका हो रहा है, प्रोटीन का, यानी कि अमाशय में जो पाचन हो रहा है वो किसका हो रहा है, प्रोटीन के पाचन की क्रिया होती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मात्रा में किसका सिक्रेशन किया जाता है, जठरीय लाइपेज का सिक्रेशन भी यहाँ किया जाता है। अब जो लाइपेज एंजाइम होता है, जैसे हमने मुखगुआ में क्या देखा था, एमाइलेज एंजाइम देखा था। तो जो एमाइलेज होता है, टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम, वो किस पर क्रिया कर रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट्स पर क्रिया कर रहा है। हमने जो पेप्सिन या रेनिन देखा वो किस पर क्रिया कर रहा है, वो प्रोटीन्स पर क्रिया कर रहा है। अब हम जब देखते हैं कि लाइपेज है, तो लाइपेज एंजाइम या यहाँ पर कहें कौन सा है, जठरी है, गैस्ट्रिक लाइपेज है, क्योंकि हम आगे भी देखेंगे लाइपेज एंजाइम को। तो जो लाइपेज जठरीय लाइपेज एंजाइम है वो किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। तो यहाँ पर अमाशय में
प्रोटीन के साथ साथ कुछ मात्रा में वसा का भी पाचन होता है, लेकिन वसा का पाचन बहुत कम होता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो वसा का पाचन है वो किसके माध्यम से, वसीयकरण, यह जिसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण, उसके माध्यम से ज़्यादा होता है। तो वो जो इमल्सिफिकेशन की क्रिया है या पायसीकरण की जो क्रिया है वो प्रमुख रूप से कहाँ होती है, वो क्रिया होगी आंत्र में। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमने देखा कि जो भोजन है कहाँ आया, मुख गुहा में। मुख गुहा में भोजन क्या कहला रहा है, बोलस। कैसा हो जाता है ये, अर्धठोस, अर्धठोस, और कैसा हो जाता है, नरम। तो उस अवस्था में मुख गुहा में जब भोजन का पाचन हुआ वो क्या कहला रहा था, बोलस कहला रहा था। बोलस किस में जाता है, अमाशय में जाता है। अमाशय में जब भोजन और पचित होगा तो अमाशय में भोजन और अधिक पतला हो जाता है, प्रोटीन का पाचन हो गया तो और अधिक पतली अवस्था हो गई। तो इस अवस्था में आमाशय से भोजन पचने के पश्चात क्या कहलाता है, कायम कहलाता है। तो यहाँ पर ये कैसा हो जाता है, पतला तरल। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा सॉलिड था, यहाँ कैसा हो गया, लिक्विफाइड हो गया। तो यहाँ पर वो और अधिक पतले भाग में किस में बदल गया, कायम में परिवर्तित हो जाता है। तो यानी कि अब ये कायम अवस्था में फिर से किसके माध्यम से, क्रमाकुंचन गतियों के माध्यम से अमाशय से भोजन कहाँ जाता है, आंत्र में प्रवेश करता है। कहाँ जाएगा, आंत्र में जाएगा। यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर अमाशय से भोजन जब आंत्र में जाता है तो भोजन के साथ क्या होती है, बिलोनी के जैसे, जैसे हम बेलते हैं इस तरह की क्रियाएं, पेरिस्टाल्टिक या क्रमाकुंचन गतियां चलती रहती है, जिससे भोजन धीरे धीरे पचकर क्या होता है, अमाशय से आंत्र में जाने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर भोजन अमाशय से कहाँ आया है, आंत्र में आता है। अब अमाशय में भोजन का पाचन किस में हुआ था, अम्लीय माध्यम में यहाँ पाचन हुआ था। जबकि जो आंत्र होती है वहाँ आंत्र में भोजन का जो पाचन है वो किस माध्यम में होता है, क्षारीय माध्यम में पाचन होता है। तो यहाँ पर अमाशय में अम्लीय माध्यम में पाचन किस वजह से होता है, HCl से। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो अमाशय में जो रस होता है, जठरीय रस, उसकी जो pH होती है 1.5 से 2.5 या कहीं कहीं जैसे 3.5 भी लिखा हुआ है। तो कैसा होता है, अति अम्लीय अवस्था में भोजन का पाचन होता है। जैसे कि हमने हमारे डायग्राम में देखा था कि जो पायरोलिक भाग होता है वहाँ पर एक अवरोधनी लगी होती है। तो उस अवरोधनी को धीरे धीरे कि भोजन पचा है, उस अवरोधनी को खोलने का कार्य भी कौन करता है, ये HCl ही करता है। यानी कि HCl की वजह से पायरोलिक जो अवरोधनी होती है वो धीरे धीरे खुलती है और भोजन कहाँ आता है, आंत्र में आ जाता है। अब हम देखते हैं अमाशय में भोजन का पाचन हुआ, अमाशय में भोजन पचित होकर यानी कि कायम अवस्था से किस में आ जाता है, आंत्र में प्रवेश करता है। अब जब भोजन यहाँ क्या कर रहा है, आंत्र में प्रवेश कर रहा है, तो आंत्र में 3 प्रकार के स्थान होते हैं या 3 प्रकार के रस पाए जाते हैं। कौन कौन से रस पाए जाते हैं आंत्र में जब भोजन का पाचन होगा, एक होता है अग्न्याशय रस, सेकंड होता है पित्त रस और तीसरा होता है आंत्रीय रस या जिसको हम कहते हैं सक्कस एंट्रिकस। ठीक है, 3 रस होते हैं जब भोजन कहाँ से यानी कि कायम अवस्था से किस में आ रहा है, आंत्र में आ रहा है या हम कहें ग्रहणी में आ रहा है। तो ग्रहणी में भोजन का पाचन किस किस के माध्यम से होता है, अग्न्याशय रस के द्वारा,
पित्त रस के द्वारा और आंत्रिय रस के द्वारा होता है। बुक्कू गुहा में जो पाचन हो रहा था वो किसके माध्यम से हो रहा था? वो लार ग्रंथियों के माध्यम से और श्लेष्म के माध्यम से था। वहाँ केवल किसका स्रवण था? जो एमाइलेज एंजाइम है उसके द्वारा हो रहा था। अमाशय में देखें तो अमाशय में जब भोजन का पाचन हो रहा था तो वहाँ पर क्या था? जठरीय रस के माध्यम से हो रहा था। अब जब हम आंत्र में आते हैं तो आंत्र में भोजन का जो पाचन है वो किसके माध्यम से हो रहा है? 3 अलग अलग रस के माध्यम से हो रहा है, अग्नाशय रस, पित्त रस और आंत्रिय रस। जैसा कि नेम है अग्नाशय रस, ये किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि से। जो पित्त रस होता है, ये पित्त रस कहाँ बनता है? ये पित्त रस बनता है यकृत में, लेकिन स्टोर्ड कहाँ रहता है? पित्ताशय या गॉल ब्लैडर में। ठीक है, बनता तो कहाँ है? यकृत में बनता है, लेकिन स्टोर्ड कहाँ रहता है? पित्ताशय में रहता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम पित्त रस कहते हैं। और तीसरा भाग कौन सा है? आंत्रिय रस, यानी कि आंत्र की जो सतह होती है, आंत्र की जो श्लेष्म का सतह होती है उसके द्वारा भी एक रस का सिक्रेशन किया जाता है, स्रवण किया जाता है, जिसको आंत्रिय रस या सक्कस एंट्रिकस कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही भोजन कहाँ से? अमाशय से किस में आएगा? अमाशय से वो आ रहा है आंत्र में। तो आंत्र में आकर वो भोजन किस में परिवर्तित हो जाता है? काइम में। और आगे जब ये पचित होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? काइल में परिवर्तित हो जाता है। तो आंत्र की क्रियाओं के द्वारा